हाँ जी, तो ये हमारी 7th वीडियो है चैप्टर 41 ऑफ फार्माकोलॉजी के ऊपर, जो कि मिनी कैटसन से किया जा रहा है। ये लास्ट वीडियो होगी इंशाल्लाह। यहाँ पे हमने क्या देखना है, हाइपरग्लाइसीमिक ड्रग्स देखने, जिसमें आपको पता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ग्लूकागॉन आ जाता है। पहले उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं। पहले रिलीज कहाँ से होता है, हमें पता है कि वो अल्फा सेल्स ऑफ पेंक्रियाज से रिलीज होता है, जिसके ए सेल्स बोलते हैं, वहाँ से रिलीज होता है। इसका एक एक्शन तो आप सबको पता है कि हाइपरग्लाइसीमिक है। ये जो है ना वो मतलब इंसुलिन को एंटागोनाइज करता है और उसके ऑपोजिट इफेक्ट काज करा के ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड को बढ़ा देता है। इसके अलावा भी इससे कुछ फंक्शन है, ये हार्ट रेट को बढ़ाता है। और हार्ट रेट को किस तरह से बढ़ाता है, बगैर बीटा रिसेप्टर्स के ये हार्ट रेट को बढ़ा सकता है। तभी तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं जब बीटा ब्लॉकर्स की टॉक्सिसिटी डेवलप हो जाती है ना, ओवरडोज की वजह से, जिसकी वजह से ब्रेडिकार्डिया डेवलप होना शुरू हो जाता है। आपको पता है कि बीटा ब्लॉकर्स यूज़ किए जाते हैं तो हार्ट पे ये होता है ना, हार्ट जो है एक्टिविटी उसकी कम हो जाती है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी ज़ाहिर है जब कम होगी तो हार्ट रेट कम हो जाएगा। तो वहाँ पे जो है ना, वहाँ पे एक इमीडिएट ट्रीटमेंट के तौर पर ग्लूकागॉन दिया जाता है, क्योंकि ये बीटा रिसेप्टर्स को, मतलब बीटा रिसेप्टर अगर ब्लॉक हुए भी हुए हैं ना, तो उनके बगैर भी ये हार्ट रेट को कम कर देते हैं। तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपने लाजमी याद रखनी है, इंक्रीज द हार्ट रेट विदाउट इन्वॉल्विंग द बीटा रिसेप्टर्स। सही है। उसके अलावा ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस का तो आपको पता है कि उसको इंक्रीज करा देता है, ग्लूकोनिजेनेसिस को भी इंक्रीज करा देता है। एक और इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि ये स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर देती है। ठीक है, स्मूथ मसल्स, और स्पेशली किसके स्मूथ मसल्स इन द गट को रिलैक्स कर देती है ये। अब जब जीआईटी के स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करेगी तो इसके साइड इफेक्ट के तौर पर जो है ना, हमें जीआईटी डिस्टर्बेंस इसके अंदर नजर आएगी। और इसके अलावा ना सिर्फ ये जीआईटी के स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करती है, बल्कि वास्कुलर स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करती है। तो ये दोनों चीज़ें जो है ना, इसकी टॉक्सिसिटी में आपको नजर आएंगी कि क्योंकि जब वेसल्स के स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करेगा ना, तो वहाँ पे हाइपोटेंशन डेवलप हो जाएगी, और जब जीआईटी वैल्यू करेगा तो वहाँ पे जो है वो जीआईटी डिस्टर्बेंस के अंदर हम इसको इंक्लूड करेंगे। तो ये बातें हैं। अब इसके क्लिनिकल यूज जो है एक वही है कि अगर ये किसके अंदर यूज़ होता है, अगर सिवियर हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए ना किसी पेशेंट के अंदर, अगर इंसुलिन को ओवरडोज की वजह से या किसी भी और रीज़न की वजह से खाना ना खाया हो, तो उसके अंदर हम ग्लूकागॉन दे सकते हैं उसको। सेकंड, वो जो मैं आपको पहले बता चुकी थी कि बीटा ब्लॉकर्स का अगर ओवरडोज हो जाए ना, तो उसमें जो इमीडिएट थेरेपी के तौर पर ना हम ग्लूकागॉन दे देते हैं। बस ये वक्त टॉक्सिसिटी आपको ऑलरेडी बता दी। अब जो है ना, हम एमसीक्यूज की तरफ आ जाते हैं। अभी पहली बार ही करने लगी हूँ, लेकिन हो जाएंगे। अच्छा, पहला क्वेश्चन क्या है, 13-year-old boy with type 1 diabetes is brought to the hospital complaining of dizziness. Laboratory finding include severe hyperglycemia, ketoacidosis, and a blood pH of 7.15. Which of the following agent should be administered to achieve rapid control of severe ketoacidosis in the diabetic boy? अब यहाँ पे दो बातें हमारे काम की हैं। एक बात तो ये कि इसको टाइप 1 डायबिटीज़ है, और बात भी सच्ची में यही वाली काम की है। टाइप 1 डायबिटीज़ है ना इसको, तो इसके अंदर जो है ना, हम जो दूसरे वाली है ना, मतलब नॉन इंसुलिन एंटी डायबिटिक ड्रग्स, वो तो हम देने से रहे यहाँ पे। तो टाइप 1 के अंदर हमने इंसुलिन देनी है, और इंसुलिन भी इस कंडीशन के अंदर सीवियर कीटोएसिडोसिस हो चुकी है, तो कोई जल्दी एक्ट करने वाली हम यहाँ पर देंगे। तो यहाँ पे हमें कौन सी नजर आ रही है, रेगुलर इंसुलिन नजर आ रही है, जो कि थोड़ी जल्दी एक्ट करती है। विच द फॉलोइंग, अब सेकंड वाला पढ़ने लगे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंसुलिन थेरेपी इन दिस पेशेंट। तो इंसुलिन थेरेपी अगर इस पेशेंट के साथ होगी, तो आपको पता है कि इंसुलिन थेरेपी का मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया। बाकी इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस, एलर्जी वो तो हो जाती है, लेकिन जो मोस्ट सीरियस है ना वो हाइपोग्लाइसीमिया। अ 24-year-old woman with type 1 diabetes wishes to try tight control of her diabetes to improve her long-term prognosis. Which of the following regimens या regimes जो भी इसको बोलते हैं is most appropriate? अब यहाँ पे इसके अंदर हमारी काम की बात क्या है, एक तो इसको टाइप 1 डायबिटीज़ है। टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर मैं आपको इसके ट्रीटमेंट में मैंने दिखाया था कि वहाँ पे इंसुलिन जो है ना वो कैसे देती हैं, लॉन्ग और शॉर्ट एक्टिंग को इन कॉम्बिनेशन देते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे हमें कौन सा कॉम्बिनेशन शॉर्ट और लॉन्ग का नजर आ रहा है। पहले क्या है, मॉर्निंग इंजेक्शन ऑफ मिक्स इंसुलिन लिस्प्रो एंड इंसुलिन स्मार्ट, ये तो दोनों शॉर्ट एक्टिंग है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इवनिंग इंजेक्शन ऑफ मिक्स रेगुलर इंसुलिन एंड इंसुलिन ग्लारगाइन, ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि शॉर्ट एक्टिंग और जो है वो ये तो ग्लारगाइन जो है ना, ये तो लॉन्ग एक्टिंग होगी, लेकिन ये रेगुलर वाली शॉर्ट एक्टिंग तो नहीं है। मॉर्निंग एंड इवनिंग इंजेक्शन ऑफ रेगुलर इंसुलिन सप्लीमेंटेड बाय स्मॉल अमाउंट ऑफ एनपीएच, ये भी नहीं हो सकता। लॉन्ग और शॉर्ट एक्टिंग हमें देखना है। मॉर्निंग इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन ग्लारगाइन, ये हो गया लॉन्ग एक्टिंग, सप्लीमेंटेड बाय स्मॉल अमाउंट ऑफ इंसुलिन लिस्प्रो, ये शॉर्ट एक्टिंग। तो आंसर ये होना चाहिए। ठीक है, यही आंसर है। उसके बाद आगे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं मेरे ख्याल से।
अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग प्रोमोट द रिलीज ऑफ एंडोजीनस इंसुलिन, तो कौन सी होगी, सेक्रेटोगोग्स होगी। यहाँ पे आपको जो है वो सेक्रेटोगोग्स कौन सी नजर आ रही है, हाँ ये वाली नजर आ रही है, देखिए ग्लिपिजाइड, ग्लैब्यूराइड, ग्लिमिपाराइड, तो ये वाली जो है। अच्छा, ये अकारबोज क्या है, ये जो अकारबोज और मिग्लिटोल ये तो उसके अंदर थे ना, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर के अंदर, तो ये तो ऐसा नहीं करते, ये तो जस्ट जो डाइसैकराइड्स होते हैं उनको तोड़ने से बचाते हैं। टेनेग्लीफ्लोजिन क्या है, SGLT2 इनहिबिटर हैं, वो भी ऐसा काम नहीं करते। ग्लिपिजाइड तो ये तो आंसर है। मेटफॉर्मिन बाइगोनाइड्स हैं, मेटफॉर्मिन के बारे में हमने क्या कहा था कि वो जो इसके 5 फायदे इसके बताए थे डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू, ग्लूकोनेजेनेसिस को जो है वो कम कर देता है, ग्लाइकोलाइसिस को बढ़ा देता है, ये वो वेट लॉस जो है वो करवाता है। मिग्लिटोल भी यही है, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। और पायोग्लिटाजोन क्या था, रोज पियोग्लिटाजोन, वो थायाजोलिडाइड आयंस के अंदर था। तो आंसर क्या है, ग्लिपिजाइड या ग्लिपिसाइड, ग्लैब्यूराइड, ग्लिमिपाराइड, कोई भी होता है ना इसमें से, या इसके अलावा दूसरी सेक्रेटोगोग्स भी हैं वो भी होती, जैसे कि रिपेग्लिनाइड, ठीक है, नटेग्लिनाइड, ये सब। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ इंसुलिन, चलिए देखते हैं। इंक्रीज कन्वर्जन ऑफ अमाइनो एसिड इनटू ग्लूकोज, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो नहीं चाहेगा। इंक्रीज ग्लूकोनेजेंसिस, नहीं, ग्लूकोज का लेवल तो बढ़ जाएगा ऐसे। इंक्रीज ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इन द सेल, हाँ ये ठीक है, ठीक है, यही इसका आंसर होगा। अच्छा, इनहिबिशन ऑफ लाइपोप्रोटीन लाइपेज, ऐसे भी नहीं, ऐसा नहीं होगा। स्टिमुलेशन ऑफ ग्लाइकोजिनोलाइसिस, बिल्कुल भी नहीं हुआ, ऐसा चाहेगा। अच्छा, आ 54 ईयर ओल्ड ओबीस पेशेंट विद टाइप 2 डायबिटीज has a history of alcoholism. In this patient, metformin should either be avoided or used with extreme caution because the combination of metformin and ethanol because the risk of the which of the following. तो यहाँ पे जो है ना, आप खुद देखिए, ये उसके अंदर क्वेश्चन भी था हमारे पास, सेकेंड ईयर के अंदर आई थिंक क्वेश्चन भी था, उसमें ये आता है कि मेटफॉर्मिन इंड्यूस लैक्टिक एसिडोसिस, आपको मैंने बताया था ना कि ये उसको पायरुवेट कार्बोक्सिलेज को जो है वो इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिडोसिस ज़्यादा हो जाती है। तो एथेनॉल की वजह से भी जो NADH है ना वो इनहिबिट हो जाता है, तो उससे भी लैक्टिक एसिडोसिस का चांस होता है। तो अगर जो है वो दोनों को एक साथ यूज़ किया जाए तो एक्सट्रीम लैक्टिक एसिडोसिस का चांस हो जाता है, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं चाहते, ठीक है। ये कॉम्प्लिकेशन होती है ना डायबिटीज़ की, लैक्टिक एसिडोसिस होते हैं, तो वो तो हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। विच द फॉलोइंग ड्रग इज टेकन ड्यूरिंग फर्स्ट पार्ट ऑफ मील फॉर द पर्पज ऑफ डिलेइंग अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइटरी कार्बोहाइड्रेट, तो यहाँ पे जो है कौन से देख सकते हैं, डेफिनेटली यहाँ पे अकारबोज होगी। क्यों हो गया अकारबोज, देखिए आपको पता है कि अकारबोज अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर है, और अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर वाला क्या करता है कि वो डाइसेक्रेट को मोनोसेक्रेट के अंदर कन्वर्ट ही नहीं होने देता। जब मोनोसेक्रेट में कन्वर्ट ही नहीं होगा तो क्या वो अब्जॉर्ब हो पाएगा, तो अगर हमने अब्जॉर्प्शन को बिल्कुल डिले करना है या रोकना है तो उसमें क्या हो जाएगा, अकारबोज या मिग्लिटोल, कुछ भी उनमें से होता तो हम वो देख लेते हैं। अच्छा, अब पेरोक्सिसोम प्रोलिफरेटिंग गामा रिसेप्टर यानी कि थायाजोलिडाइड आयंस की बात हो रही है। अच्छा, ये तो खुद ही बता दी उन्होंने, एक्टिविटी पे थायाजोलिडाइड आयंस इंक्रीज टिश्यू सेंसिटिविटी टू इंसुलिन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म। अब ये किस तरीके से काम करता है, एक्टिवेट एडेनिल साइक्लेज एंड इंक्रीज द इंटरसेलुलर, नहीं ये नहीं करता, इंटरसेलुलर GLUT2 ये भी इसका काम नहीं है। इनहिबिटिंग एसिड ग्लूकोसाइडेज नहीं, रेगुलेटिंग ट्रांसक्रिप्शन और जीन इन्वॉल्व इन ग्लूकोज यूटिलाइजेशन, ये है क्योंकि ये जो पेरोक्सिसोम प्रोलिफरेटिंग एक्टिविटी रिसेप्टर गामा है ना, ये कार्बोहाइड्रेट और फैट की एब्जॉर्प्शन जो मेटाबॉलिज्म है उसको इंक्रीज कराता है, तो यही जीन आ जाती है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज मोस्ट लाइकली टू कॉज hypoglycemia when used as a monotherapy in treatment of type 2 diabetes, तो यहाँ पे आ जाएगा, अगर हम जो है ना जो लॉन्ग एक्टिंग होती है ना, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, तो वो जो है ना वो इसका चांस बढ़ा देती हैं। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब हाइपोग्लाइसीमिया मोस्टली लॉन्ग एक्टिंग की वजह से होता है, तो ग्लाइब्यूराइड की मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन होगी। तो आपने जब भी इनमें आ जाए ना तो आपने हमेशा जो है वो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन को सिलेक्ट करना है। इसके अलावा आपको ये भी पता है कि बाइग्यूनाइड्स हैं, थायाजोलिडाइड आयंस हैं, अल्फा ग्लूकोसाइडेज हैं, या जो SGLT2 इनहिबिटर हैं, ये सब जो है ना यूग्लाइसेमिक हैं, यानी कि ये पोस्ट फ्रेंडियल को भी और फास्टिंग दोनों को सही से कंट्रोल करते हैं, वो इसमें हो ही नहीं सकते। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट is most likely to be treated with intravenous glucagon. Glucagon हम किसको देंगे? 18-year-old woman who took an overdose of cocaine and cocaine में इसका क्या काम है? 27-year-old woman with severe diarrhea, diarrhea में भी नहीं, 57-year-old woman with type 2 diabetes who has not taken her glyburide
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि लाइब्रेरी अगर नहीं ले रही तो उसमें तो पहले हाइपरग्लाइसीमिया होगा, ये नहीं देंगे हम। अ 62-year-old मैन विद सिवियर ब्रेडिकार्डिया एंड हाइपोटेंशन रिजल्टिंग फ्रॉम इंजेक्शन ऑफ एन ओवरडोज ऑफ एटिनालोल। हाँ, एटिनालोल क्या है? बीटा ब्लॉकर है, और वो भी सिलेक्टिव वाला बीटा ब्लॉकर जो कि हार्ट पे जाके काम करता है। तो यहाँ पे जो है ना उसमें ब्रेडिकार्डिया को ख़त्म करने के लिए यही होगा, डी वाला। ठीक है, उसमें आगे क्या देख लेते हैं। विद इलेक्ट्रिकल सिरोसिस इज अ कॉम्प्लिकेशन। नहीं, इलेक्ट्रिकल सिरोसिस में कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे जो है हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू पूरी वीडियो देखने के लिए, और आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें, क्योंकि इतनी गर्मी के अंदर बैठ के वीडियो बनाना बहुत मुश्किल काम है। मोबाइल भी गर्म हो जाता है, दिमाग भी गर्म हो जाता है, मतलब आपको पता है ना कि मतलब पूरी जगह ही ऐसे हो जाती है कि इंसान थोड़ा स्ट्रेस में भी आ जाता है जब इतना टाइम के लिए मोबाइल को देखा जाए। तो ऑब्वियसली मैं ऊपर से मोबाइल को देख रही होती हूँ कि पूरा व्यू सही से आ भी रहा है या नहीं आ रहा। काफ़ी टाइम के बाद मैं बना पाई हूँ, वो भी सिर्फ इस गर्मी की वजह से कि मोबाइल जो है गर्मी बर्दाश्त नहीं करता, गर्मी में वो चलता नहीं, ऊपर से टॉर्च ऑन करनी पड़ती है। तो फिर आप चीज़ों को समझेंगे और अप्रिशिएट करेंगे कि एटलीस्ट इस गर्मी में बनाया है, कि काफ़ी लोग मुझे कह भी रहे थे। तो आप प्लीज़ इससे चैनल को सपोर्ट करें ताकि फ़ायदा मिले, हमें भी देख के खुशी होती है जब इस तरह से वीडियो पे अच्छे लाइक्स आ रहे होते हैं। तो आगे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए